नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जबरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस के स्पेशल 30 प्रश्नों को दोस्तों। ठीक है, 30 प्रश्न यानी साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों सेरीकल्चर जो आपको याद रखिएगा, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है, याद रखिएगा। रेशम का जो कीड़ा होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, ठीक है, याद रखिएगा रेशम को कीड़ों को, ठीक है, रेशम के कीड़ों को, ठीक है, रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्ते पे पाला जाता है। रेशम के कीड़ों को शहतूत, ठीक है, शहतूत के पत्तों पर, ठीक है, शहतूत के पत्तों पर, ठीक है, पत्तों पर पाला जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पाला जाता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए मछली पालन दोस्तों, याद रखिए मछली पालन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। पीसी जो कल्चर होता है, पीसी कल्चर, ठीक है, मछली पालन दोस्तों पीसी कल्चर। केचुआ पालन दोस्तों वर्मी कल्चर। ठीक है, केचुआ पालन दोस्तों वर्मी कल्चर जो होता है, वर्मी कल्चर ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका केचुआ पालन। मधुमक्खी पालन दोस्तों याद रखिएगा एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर याद रखिएगा, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। अंगूर की खेती दोस्तों क्या कहलाता है, वीटी कल्चर। ठीक है, वीटी कल्चर याद रखिएगा, वीटी कल्चर जो होता है वो आपका अंगूर की खेती दोस्तों विटिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। रेशम कीट पालन दोस्तों सेरीकल्चर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। रेशम क्या है दोस्तों, रेशम जो बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, रेशम किसका बना होता है, प्रोटीन का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, रेशम किसका बना होता है, प्रोटीन का। ठीक है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, अंगूर की खेती विटिकल्चर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, अगला आपके सामने है सेकंड नंबर सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। दोस्तों विषाणु से जो होता है दोस्तों चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो आपका है ये विषाणु से होने वाला रोग है। जीवाणु से दोस्तों टाइफाइड होता है। हैजा दोस्तों जीवाणु से होता है। निमोनिया दोस्तों जीवाणु से होता है। निमोनिया याद रखिएगा, निमोनिया जो है ये शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा। ठीक है, शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है दोस्तों निमोनिया। ठीक है, याद रखिए दोस्तों विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है दोस्तों, जिसकी बात करेंगे विषाणु से होने वाला रोग। ठीक है, विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा, इससे बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा, इनफ्लू, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा दोस्तों किससे होता है, विषाणु से होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा विषाणु से होने वाला रोग, जैसे कि बात करेंगे चिकन पॉक्स, छोटी माता। ठीक है, चिकन पॉक्स याद रखिएगा, चिकन पॉक्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों छोटी माता। ठीक है, छोटी माता दोस्तों। ठीक है, छोटी माता याद रखिएगा दोस्तों, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, ये दोस्तों विषाणु से होने वाला रोग है दोस्तों। रेबीज, रेबीज जो आपका होता है, रेबीज। ठीक है, रेबीज दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा रेबीज जो होता है दोस्तों। पोलियो, पोलियो दोस्तों, पोलियो जो होता है, पोलियो दोस्तों विषाणु से होने वाला रोग है। पोलियो हो गया, रेबीज हो गया दोस्तों। रेबीज की डेट कोशिश ने किया था, तो याद रखिएगा रेबीज की डेट कोशिश ने किया था लुई पास्टर ने, रेबीज की डेट खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चेचक के डेट खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा छोटी माता, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब तो क्या दोस्तों, ये विषाणु से होने वाला रोग है, वायरस। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जैसे कि HIV जो होता है दोस्तों, एड्स जो होता है वो दोस्तों विषाणु से होता है, एड्स। ठीक है, एड्स जो आपका होता है वो दोस्तों किससे होता है, विषाणु से ही होता है। कौन विषाणु से, तो HIV से होता है, HIV ह्यूमन अमीनो वायरस। एड्स का फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, तो याद रखिए चिकन पॉक्स क्या है, ये विषाणु से होने वाला रोग है। टाइफाइड दोस्तों जीवाणु से होने वाला रोग है। हैजा दोस्तों जीवाणु से होने वाला रोग है। और निमोनिया भी दोस्तों क्या है, जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, देखिए यार विषाणु का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, याद रखिएगा विषाणु का अध्ययन, यहाँ पे लिख लीजिएगा, विषाणु का जो अध्ययन दोस्तों वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, विषाणु का जो अध्ययन है, याद रखिएगा विषाणु का अध्ययन दोस्तों वायरोलॉजी, वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों जीवाणु का अध्ययन, ठीक है, जीवाणु का जो अध्ययन कहलाता है, अध्ययन, ये आपको ध्यान रखना है, जीवाणु का अध्ययन दोस्तों, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी याद रखिएगा, बैक्टीरियोलॉजी, ये किसका दोस्तों, याद रखिएगा बैक्टीरियोलॉजी जो है ये आपका जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, विषाणु का अध्ययन दोस्तों वायरोलॉजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है।
3 नंबर सवाल आपके सामने है कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो मस्तिष्क दोस्तों सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आरओएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखो। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। तो कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू दोस्तों मेन रूप से इसका 2 भाग होते हैं। सीपीयू का 2 भाग होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों? सबसे पहला तो एएलयू होता है। ठीक है दोस्तों, एएलयू होता है दोस्तों, एक एलयू होता है। ठीक है, एलयू। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और दोस्तों एलयू का जो फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का 2 भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एएलयू और एलयू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों? तो सीपीयू को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा। देखिए अगला 4 नंबर सवाल। 4 आपके सामने क्या कह रहा है? 4 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? ठीक है, दोस्तों कितना होगा? ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया है, यहां पे लिख लीजिएगा। कोई एक दोस्तों 60 कर दीजिए, कोई एक 60 कर दीजिए। ठीक है, इसे दोस्तों क्या कर देते हैं? 60 कर देते हैं। ठीक है, 60। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल पूछ रहा है, सवाल पढ़िएगा कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? तो 60 केजी ही होगा। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों कि कहीं भी जाने पर द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान चेंज नहीं होता बल्कि भार चेंज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान यानी कि कहने का मतलब है मास। क्या बोलते हैं दोस्तों? मास जो है चेंज नहीं होता है बल्कि भार चेंज होता है दोस्तों। भार यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, WEIGHT। वेट क्या होता है दोस्तों? चेंज हो जाता है। वेट क्या होता है? चेंज होता है। इसलिए दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्या मारना है? तो 60 केजी होगा दोस्तों इसका, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, तो कहीं भी जाएगा तो 60 केजी ही रहेगा। तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? यहाँ पे द्रव्यमान पूछ रहा है। अगर दोस्तों भार पूछता तो अलग यहाँ होता। ठीक है, तो भार पूछता तो कितना हो जाता है? अगर भार यहाँ पे पूछता तो कितना हो जाता? कितना हो जाता दोस्तों? आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 10 केजी हो जाता, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा यानी कि पृथ्वी के भार का चंद्रमा भार कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर द्रव्यमान पूछ रहा है तो 60 केजी होगा। ठीक है, अगर भार पूछ रहा है तो कितना हो जाता है? 10 केजी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है बल्कि भार चेंज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे भार बराबर क्या होता है दोस्तों? भार बराबर याद रखिएगा, भार बराबर होता है आपका द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इक्वल टू भार बराबर द्रव्यमान मल्टीपल गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, भार क्या दोस्तों? यहाँ पे W हो जाएगा। WM क्या हो जाएगा? द्रव्यमान दोस्तों क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? G, यानी कैपिटल G, सॉरी स्मॉल g। क्या हो जाएगा? स्मॉल g। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, स्मॉल g। तो ये M बराबर क्या होता है? W बराबर दोस्तों mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mg। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा स्मॉल जी का मान कितना होता है दोस्तों? स्मॉल जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और कैपिटल जी का मान कितना होता है दोस्तों? तो कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला सवाल। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है दोस्तों? देखिए ध्वनि जो है ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या दोस्तों? ध्वनि क्या है? ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि क्या है दोस्तों? ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग है दोस्तों। ठीक है, ध्वनि क्या है? ये अनुदैर्घ्य तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग को दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी गमन करने के लिए, अनुदैर्घ्य तरंग को गमन करने के लिए,
ठीक है, गमन करने के लिए ये आपको ध्यान रखना है, अनुदैर्ध्य तरंग गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आवश्यकता होती है। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है, तो निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों निर्वात में माध्यम नहीं होता है। ठीक है, यानी कुछ होता नहीं है, वायु जब होता ही नहीं है तो कैसे गमन करेगा। तो ध्वनि के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है, यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी है, यानी ध्वनि नहीं जा सकती है निर्वात में। ठीक है, इस्पात में दोस्तों जा सकती है, वायु में और दूध में भी जा सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं जा सकती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछेगा कि ध्वनि कौन सा तरंग है, तो याद रखिएगा दोस्तों ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, सवाल पूछता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 6 नंबर सवाल, 6 आपके सामने दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा काई जो है ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। देखिए काई जो है दोस्तों कवक प्लस शैवाल के साथ, कवक याद रखिएगा कि काई जो है मेन रूप से आपको ध्यान रखना है, काई कवक प्लस शैवाल के साथ, किसके साथ, शैवाल के साथ दोस्तों क्या करता है, ये सहजीवी संबंध दर्शाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि काई जो है ये कवक प्लस शैवाल के साथ क्या करता है, तो सहजीवी संबंध दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कवक प्लस शैवाल इक्वल टू लाइकेन कहलाता है। कवक याद रखिएगा, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, कवक प्लस शैवाल। ठीक है, कवक प्लस शैवाल इक्वल टू क्या कहलाता है, लाइकेन। क्या कहलाता है दोस्तों, लाइकेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कवच। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लीजिएगा। और देखिए याद कीजिएगा, काई जो है बिंदु से कवक प्लस शैवाल के साथ सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, कवक का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, याद कीजिएगा, कवक का जो अध्ययन है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, याद रखिएगा दोस्तों, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। ठीक है, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। फाइकोलॉजी दोस्तों याद रखिएगा, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये दोस्तों शैवाल का अध्ययन है। ठीक है, याद रखिएगा, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है सहजीवी संबंध दर्शाता है, तो काई। ठीक है, काई जो है सहजीवी संबंध दर्शाता है किसके साथ, कवक प्लस शैवाल के साथ। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक प्लस शैवाल इक्वल टू लाइकेन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 7 नंबर सवाल, 7 आपके सामने है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मेन रूप से मोल, किसका दोस्तों, मोल की मात्रा को क्या कहता है। चुंबकीय फ्लक्स के बाद क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रा होता है दोस्तों वेबर होता है। टेस्ला दोस्तों किसका होता है, चुंबकीय, याद रखिए दोस्तों, चुंबकीय प्रदीप्ति का, याद रखिए दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का, चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रा होता है दोस्तों क्या होता है, वो आपका टेस्ला होता है। जूल का दोस्तों किसका होता है, कार का ऐसा मात्रा, कार का ऐसा मात्रा जूल होता है दोस्तों। ऊर्जा का ऐसा मात्रा दोस्तों क्या होता है, जूल होता है, याद रखिए। और उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, कार का ऐसा मात्रक और ऊर्जा का और उष्मा का क्या होता है, जूल होता है दोस्तों। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसा मात्रक दोस्तों याद रखिएगा, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिए, त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण दोस्तों इसका संकेत क्या होता है, एक्सीलरेशन ए से सूचित करते हैं। ठीक है, त्वरण को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो मोल का उपयोग किया जाता है। किसका, मोल का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। त्वरण क्या है दोस्तों, त्वरण एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे परिमाण के साथ साथ दोस्तों दिशा भी होनी चाहिए। परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सके क्या कहते हैं दोस्तों, सदिश राशि। जिसमें परिणाम हो दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे वेग क्या है, वेग दोस्तों क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, वेग क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। अब पूछेगा द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है दोस्तों, ये अदिश राशि है। क्या है ये, अदिश राशि है द्रव्यमान। ठीक है, जैसे चाल दोस्तों, चाल क्या है, चाल भी दोस्तों क्या है, ये अदिश राशि है चाल। ठीक है, चाल क्या है दोस्तों, ये अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन दोस्तों क्या है, विस्थापन दोस्तों ये भी क्या है, विस्थापन। आप लोग कमेंट में बताइएगा विस्थापन क्या है, विस्थापन सदिश राशि है या फिर अदिश राशि। विस्थापन क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि विस्थापन क्या है, सदिश या फिर अदिश। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 8 नंबर सवाल, 8 आपके सामने है कि उबंटू, उबंटू क्या है। उबंटू क्या है दोस्तों, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा,
उबंटू क्या है? ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो भी सवाल दोस्तों मैं करवा रहा हूं दोस्तों, सभी सवाल पूछे गए सवाल है, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सभी सवाल को करते चलना है। देखिए अगला सवाल 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है किसका? तो URL का पूर्ण रूप होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा। देखिए 10 नंबर सवाल, 10 आपके सामने है कि प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, ये एथिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसका? एथिलीन का, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या किया जाता है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे क्रिप्टॉन दोस्तों, क्या है क्रिप्टॉन? याद रखिए दोस्तों, ये अक्रिय गैस, क्या है दोस्तों? ये अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कितने होते हैं दोस्तों? अक्रिय गैस आपका होता है 6। कितना होते हैं अक्रिय गैसों की संख्या दोस्तों? 6 होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे दोस्तों अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, ठीक है, NH3 दोस्तों क्या होता है? ये अमोनिया का सूत्र होता है NH3, याद रखिएगा। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन किसमें होता है? याद रखिएगा। सो LPG में क्या होता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये दोस्तों CNG होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एथिलीन का। 10 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल देखिए। देखिए 11 के सामने है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? ठीक है, प्राणी जगत के अंतर्गत याद रखिए दोस्तों किसे किया जाता है? तो मेटाजोवा को, ठीक है, मेटाजोवा को दोस्तों प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेटाजोवा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल। 12 आपके सामने है कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है दोस्तों? ये अप्सरा है। कौन है दोस्तों? अप्सरा। इसका जो स्थापना किया गया था ये 1956 को किया गया था। कब किया गया था? 1956 को, ठीक है। तो भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, ठीक है। ये कब किया गया था? 1956 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिएगा 13 नंबर सवाल। देखिए 13 के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है तो दोस्तों हरा पौधा क्या है? ये अजैविक घटक नहीं है, बल्कि जल क्या है दोस्तों? ये अजैविक घटक नहीं है। नहीं है मतलब कौन? यानी कि हरा पौधा है दोस्तों अजैविक घटक कौन? जल। जैसे क्या है? जल, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, सब क्या है दोस्तों? अजैविक घटक है, ठीक है। और अजैविक घटक कौन सा नहीं है? हरा पौधा क्या है दोस्तों? ये अजैविक घटक नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका सरीसृप। सरीसृप क्या है दोस्तों? ये असमतापी जंतु है, ठीक है, असमतापी, ठीक है। ये जो है असमतापी जंतु है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सरीसृप क्या है दोस्तों? ये असमतापी जंतु है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेन रूप से जो है अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है सरीसृप, यानी कि कहने मतलब कीट दोस्तों, एरिकनिड दोस्तों, याद रखिएगा। मोलस्क प्राणी जो है ये सब क्या है? ये अकशेरुकी प्राणी में शामिल है, शामिल नहीं है। सरीसृप शामिल नहीं है। सरीसृप क्या है दोस्तों? ये असमतापी प्राणी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है दोस्तों? तो एडिपोज ऊतक, ठीक है। एडिपोज जो ऊतक है आपका, एडिपोज ऊतक ये क्या है? वसा संचायक ऊतक है। एडिपोज ऊतक क्या है दोस्तों? वसा संचायक ऊतक है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर सवाल। 16 के सामने है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है दोस्तों जड़त्व का नियम। क्या है दोस्तों? जड़त्व का नियम, ठीक है, ये आपको जानना है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से दोस्तों याद रखिएगा कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से 3 परिभाषा निकलती है दोस्तों। 3 परिभाषा कौन कौन? सबसे पहला हो जाएगा शून्य त्वरण निकलता है, शून्य त्वरण, ठीक है, शून्य त्वरण दोस्तों, शून्य त्वरण निकलता है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। बल की जो परिभाषा है, याद रखिएगा, बल की परिभाषा, ठीक है, ये न्यूटन के प्रथम गति से नियम से निकलता है, बल की परिभाषा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और तीसरा जो दोस्तों क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो है ये न्यूटन के प्रथम गति से नहीं निकलता है, जड़त्व का नियम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
जड़त्व का नियम दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, जड़त्व का जो नियम है मेन रूप से ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो शून्य त्वरण, बल की परिभाषा और जड़त्व का नियम ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है दोस्तों, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो अस्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, जब कोई वस्तु अस्थिर है तो वो अस्थिर अवस्था तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दोस्तों न्यूटन गति का प्रथम नियम है। ठीक है, तो न्यूटन गति के प्रथम नियम से 3 परिभाषा निकलती है, शून्य त्वरण, बल की परिभाषा, जड़त्व का नियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा, देखिए 17 नंबर सवाल, 17 आपके सामने है कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा टैक्सोल जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों सूची वृक्ष से निकाला जाता है। कौन सा वृक्ष से? सूची वृक्ष से। ठीक है, याद रखिएगा। सिनकोना दोस्तों, सिनकोना के वृक्ष दोस्तों याद रखिएगा, निकोटीन जो प्राप्त होता है, निकोटीन। ठीक है, ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है दोस्तों, सिनकोना के वृक्ष से निकोटीन प्राप्त होता है, निकोटीन, याद रखिएगा, निकोटीन दोस्तों। ठीक है, मेन रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे कि टैक्सोल दोस्तों ये एक रसायन होता है, टैक्सोल के रसायन से ये कैंसर के इलाज में काम आता है दोस्तों। टैक्सोल जो है मेरे से ये रसायन होता है दोस्तों, क्या होता है? ये रसायन होता है मेन रूप से। ठीक है, और टैक्सोल का जो इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल, ठीक है, इस्तेमाल से जो किया जाता है, इस्तेमाल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। टैक्सोल का जो इस्तेमाल किया जाता है ये कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कैंसर के इलाज में, याद रखिएगा कि कैंसर के इलाज में दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टैक्सोल रसायन का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो सूची वृक्ष, सूची दोस्तों वृक्ष होता है जहां से टैक्सोल निकाला जाता है, टैक्सोल रसायन होता है। टैक्सोल जो है इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा 18 नंबर सवाल, देखिए 18 के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? नोबल गैस कौन सी है दोस्तों? आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। दोस्तों क्या हो जाएगा? आर्गन। आर्गन क्या है दोस्तों? ये आपका नोबल गैस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आर्गन दोस्तों क्या है? ये नोबल गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, आर्गन जो है ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला निष्क्रिय गैस है। ठीक है, वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक अक्रिय गैस, सबसे अधिक अक्रिय गैस दोस्तों कौन सा है? ये दोस्तों आपका है अक्रिय गैस। कौन सा है? वो है दोस्तों आपका आर्गन। सबसे पहले बात करेंगे कि अक्रिय गैस कितने हैं दोस्तों। तो अक्रिय गैस याद रखिएगा, अक्रिय गैस 6 है। कितने दोस्तों? 6 है। कौन कौन सा है सबसे पहले बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हीलियम, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? नियॉन। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, Ar से आर्गन, Kr से क्रिप्टॉन, Kr से क्रिप्टॉन, Rn से रेडॉन, Xe से जेनॉन, Rn से रेडॉन और Xe से जेनॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 अक्रिय गैस है। कौन कौन सा? हीलियम, He से हीलियम, Ne से नियॉन, Ar से आर्गन, Kr से क्रिप्टॉन, Rn से रेडॉन, Xe से जेनॉन। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन। आर्गन यहाँ पे देख रहे होंगे Ar, आर्गन जो है इसका दोस्तों परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18। ठीक है, तो आर्गन का जो परमाणु संख्या 18 होता है, तो ये सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। और आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों रेडॉन, रेडॉन जो है आपका, रेडॉन, रेडॉन ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वायुमंडल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। उससे बात करेंगे कि रेडॉन क्या है दोस्तों। रेडॉन जो है ये मेन रूप से सबसे भारी अक्रिय गैस है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे भारी अक्रिय गैस, भारी अक्रिय गैस दोस्तों कौन सा है? ये दोस्तों आपका रेडॉन है। अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन। क्या दोस्तों? ये सबसे भारी अक्रिय गैस है रेडॉन। ठीक है, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछेगा, ये यहां से सवाल पूछेगा दोस्तों कि अक्रिय गैस के वायुमंडल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा कि अक्रिय गैस के वायुमंडल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि अक्रिय गैस के वायुमंडल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्रिय गैस के वायुमंडल कक्षा में, अक्रिय गैस के वाह्यतम, ठीक है दोस्तों, वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसको छोड़कर दोस्तों? सिर्फ हीलियम को छोड़कर। ठीक है, हीलियम क्या है दोस्तों? अपवाद में। ये क्या है दोस्तों? ये अपवाद में है। हीलियम को छोड़कर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनॉन। ठीक है दोस्तों, इसके जो वायुमंडल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा।
और दोस्तों ये क्या है, ये 18वां तत्व माना जाता है दोस्तों। ये जो है 18वां ग्रुप में शामिल है दोस्तों आखिरी गैस, ठीक है। इसको 0 ग्रुप में भी शामिल किया गया है मेन रूप से, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये क्या दोस्तों 6 आखिरी गैस है। आखिरी गैस के बाद कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडॉन दोस्तों वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन के दोस्तों सबसे भारी आखिरी गैस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वायुमंडल सबसे अधिक दोस्तों आर्गन पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, नोबेल गैस का खोज किसने किया था, यानी आखिरी गैस का खोज किसने किया था, तो रैमजे ने किया था, याद रखिएगा, रैमजे ने आखिरी गैस की खोज किया था दोस्तों। नोबेल गैस को आखिरी गैस, नोबेल गैस को इनर्ट गैस भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला 19 नंबर सवाल देखिएगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। चींटी के डंक में दोस्तों मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल भी चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में दोस्तों मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का दोस्तों सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है, क्या होता है, HCOOH, ये दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है, याद रखिएगा इमली में, ठीक है, इमली में, याद रखिए दोस्तों इमली में, आपको ध्यान रखना है कि इमली में दोस्तों क्या पाया जाता है, ठीक है, इमली में, इमली, ठीक है दोस्तों, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। लैक्टिक अम्ल दोस्तों खट्टे दूध में, ठीक है, खट्टे दूध में या फिर दही में, खट्टे दूध कह सकते हैं दोस्तों, खट्टे दूध में, ठीक है, या कह सकते हैं दोस्तों दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। एसिटिक एसिड दोस्तों किसमें पाया जाता है, सिरका में, ठीक है, सिरका में दोस्तों एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का दोस्तों सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, तो एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, इसका सूत्र होता है CH3COOH, याद रखिएगा, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बात करेंगे दोस्तों सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेव में दोस्तों, सेव में याद रखिएगा मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेव में मैलिक अम्ल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे पूछेगा कि टमाटर में दोस्तों, तो टमाटर याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में दोस्तों पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों याद रखिएगा घास दोस्तों, घास में, घास हो गया दोस्तों या फिर मूत्र हो गया, मूत्र में दोस्तों कौन सा पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल दोस्तों, ठीक है, घास में, मूत्र में दोस्तों बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा दोस्तों जैसे कि एसिडिक अम्ल दोस्तों याद रखिए, कार के बैटरी में दोस्तों, कार के बैटरी में, कार के बैटरी दोस्तों, ठीक है, कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 दोस्तों, इससे क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र था। सेव में मैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, घास या मूत्र में बेंजोइक अम्ल, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है, चींटी के डंक में याद रखिएगा दोस्तों मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नींबू में दोस्तों याद रखिएगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू दोस्तों याद रखिएगा, नींबू में सिट्रिक, ठीक है, सिट्रिक जो अम्ल होता है ये दोस्तों किसमें पाया जाता है, ये आपका नींबू में पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे 20 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए 20 आपके सामने क्या कर रहा है दोस्तों, 20 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है दोस्तों, ठीक है, हीरा, क्या दोस्तों, हीरा जो है ये कार्बन का एक रूप है। हीरा के कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो बताया था दोस्तों 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक ये आपको ध्यान रखना है 2.42 होता है, 2.42 याद रखिएगा। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, विद्युत का सुचालक, ठीक है दोस्तों, सुचालक, ठीक है, विद्युत का सुचालक दोस्तों ग्रेफाइट होता है। अपवर्तनांक 2.42 किसका, हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों 2.4 होता है। हीरा क्या दोस्तों, ये कठोर होता है, क्या दोस्तों, कठोर पदार्थ है, हीरा कठोर पदार्थ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हीरा क्या दोस्तों, कठोर पदार्थ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट दोस्तों थोड़ा मुलायम होता है, क्या होता है दोस्तों, मुलायम होता है, आपको ध्यान रखना है, मुलायम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ग्रेफाइट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है दोस्तों, हीरा, हीरा क्या दोस्तों, ये कार्बन का अपरूप है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा CaSO4.2H2O होता है, ठीक है, याद रखिएगा। संगमरमर का दोस्तों
याद रखिएगा CaCO3, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, CaCO3 दोस्तों क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, याद रखिएगा CaOCl2, CaOCl2 दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसको विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? हीरा। चलिए आगे बात करेंगे। 21 नंबर सवाल देखिए। 21 आपके सामने है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, ठीक है। 287 दोस्तों याद रखिएगा किसका होता है? 2, 8, 10 और 7, 17। 17 किसका होता है परमाणु संख्या? क्लोरीन का होता है। किसका होता है दोस्तों? क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? Cl17 होता है, Cl17, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों बात करेंगे एल्यूमिनियम का दोस्तों क्या होता है परमाणु संख्या? Al13 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर खींचेंगे समझिएगा तो 2, 8 और 3 हो जाएगा दोस्तों, 2, 8, 3, ठीक है। सल्फर का दोस्तों क्या होता है? सल्फर का 16 होता है, ठीक है। इसका दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे तो क्या है? 2, 8 और 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पोटेशियम का दोस्तों क्या हो जाएगा? याद रखिएगा पोटेशियम का K होता है, इसका परमाणु संख्या दोस्तों 19 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे, ठीक है, पोटेशियम का, तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 2, 8, 10, फिर 8 दोस्तों क्या हो जाएगा? 19 होता है, तो 19 पुराना है दोस्तों। 2, 8, 10, 18, 1 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें दोस्तों SPDF। अगर आपको दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना है तो याद रखिएगा एक होता है SPDF। एस में रखने की क्षमता दोस्तों कितना होता है? 2 होता है। P में रखने की क्षमता दोस्तों 6 होता है, और D में रखने की क्षमता दोस्तों 10 होता है, और F में रखने की क्षमता दोस्तों कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14। ये आपको दोस्तों नोट करना, याद रख लीजिएगा कि S में रखने की क्षमता 2, P में 6, D में 10 और F में 14, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींच लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 22 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 22 आपके सामने कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया दोस्तों? तीसरे पोषी स्तर में शामिल किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो द्वितीय उपभोक्ता को, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तीसरे पोषी स्तर में शामिल किया गया है दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 23 नंबर सवाल। 23 आपके सामने है कि घनावेशित आयन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो घनावेशित आयन को दोस्तों घनायन कहा जाता है। देखिए दोस्तों जब परमाणु, ठीक है, घनायन को जब परमाणु क्या करता है? जब परमाणु क्या करता है? त्याग करता है, ठीक है। जब परमाणु त्याग करता है तो दोस्तों क्या होता है? दोस्तों घनायन होता है। क्या होता है दोस्तों? घनायन होता है। जब परमाणु ग्रहण करता है दोस्तों क्या होता है? तो वो ऋण आयन होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि घनावेशित, ठीक है, घनावेशित आयन को क्या कहा जाता है दोस्तों? घनायन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? परमाणु अगर सिद्धांत पूछेगा कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, परमाणु सिद्धांत की अगर बात करते हैं, परमाणु सिद्धांत, सो जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन। याद रखिए दोस्तों जॉन डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 आपके सामने है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर का दोस्तों CO2। देखिए दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए दोस्तों CO2, देखिए CO2 का उपयोग दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए किया जाता ही है। CO2 का उपयोग आग बुझाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आग बुझाने के लिए दोस्तों, आग बुझाने के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। CO2 का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। याद रखिए दोस्तों लाफिंग गैस इसी को बोलते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। आंसू गैस क्या होता है दोस्तों? आंसू गैस याद रखिएगा। आंसू गैस की अगर बात करते हैं दोस्तों क्या होता है? तो ये दोस्तों CCl3NO2, CCl3NO2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा CCl3NO2 ये आंसू गैस का सूत्र होता है, ठीक है। CH4 दोस्तों मीथेन का होता है। मीथेन को दोस्तों क्या कहा जाता है? मीथेन को गोबर गैस कहा जाता है, ठीक है, गोबर गैस मीथेन को कहा जाता है। मीथेन को दोस्तों क्या कहा जाता है? गोबर गैस को मीथेन, मीथेन को गोबर गैस, या भी कह सकते हैं मार्स गैस। मार्स गैस दोस्तों मीथेन को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2, ठीक है दोस्तों। आग बुझाने के लिए दोस्तों CO2 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 आपके सामने दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस
कब बनाया था दोस्तों? 7 अप्रैल को, याद रखिएगा। यानी WHO बात करते हैं, WHO वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? इसका स्थापना याद रखिएगा, स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ है। WHO दोस्तों कितना देश शामिल है? 194 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 194 देश शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। WHO का जो मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? मुख्यालय दोस्तों कहाँ है इसका? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। और WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। या 2 फरवरी दोस्तों याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, याद रखिए दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 1 दिसंबर को दोस्तों याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस, ठीक है, विश्व AIDS एड्स दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस, याद रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 1 दिसंबर दोस्तों विश्व एड्स दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 26 नंबर सवाल। 26 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों जीवाणु और कवक, याद रखिए दोस्तों, जीवाणु और कवक जो है ये क्या करता है? जो समूह है दोस्तों, ये विश्व को पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, पर्यावरण दिवस को 5 जून को दोस्तों याद रखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सो जीवाणु का अध्ययन बताया था, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, जीवाणु का अध्ययन दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन दोस्तों याद रखिएगा माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी दोस्तों क्या होता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे शैवाल का अध्ययन दोस्तों, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। बताया था दोस्तों आपका कि कवक प्लस शैवाल क्या कहलाता है? कवक प्लस शैवाल दोस्तों, कवक प्लस शैवाल दोस्तों लाइकेन, शैवाल इक्वल टू लाइकेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कवक प्लस शैवाल इक्वल टू क्या कहलाता है? लाइकेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है दोस्तों? तो जीवाणु और कवक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 27 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 27 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, याद रखिए दोस्तों, दोनों का जो उपयोग है आपको ध्यान रखना है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है दोनों का श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग दोस्तों किसमें किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के रूप में, याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए, ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड दोस्तों याद रखिएगा। अगर बात करेंगे सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो क्या स्याही में दोस्तों, स्याही, ठीक है, स्याही में दोस्तों। और उसमें वोट डालते हैं, वोट अगर डालते हैं दोस्तों इसमें लगाया जाता है यहाँ पे, तो सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। क्या होता है? AgNO3। इसका सूत्र क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है AgNO3 होता है। क्या होता है? AgNO3 दोस्तों। सिल्वर ब्रोमाइड का याद रखिए दोस्तों, ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड दोस्तों क्या हो जाएगा? AgCl
Cl दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। AgCl, AgBr, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट स्याही में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इंक में जो वोट डालने में जो इंक का प्रयोग करते हैं, वोट डालने में जो इंक का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसमें सिल्वर नाइट्रेट ही होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल आपके सामने है। 28 आपके सामने दोस्तों कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व क्या है और अंतिम ज्ञात तत्व क्या है दोस्तों। देखिए पहला तत्व दोस्तों हाइड्रोजन है, ठीक है, याद किया। और जो अंतिम तत्व है दोस्तों वो थोरियम है। क्या है दोस्तों? थोरियम। पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व क्या है दोस्तों? थोरियम, ठीक है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला ज्ञात तत्व है दोस्तों हाइड्रोजन और अंतिम ज्ञात तत्व क्या है दोस्तों? वो आपका थोरियम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन को दोस्तों क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को आवर्त तत्व कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 71% और हीलियम 26%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 29 नंबर सवाल। 29 आपके सामने है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सो विभक्त वलय, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? विभक्त वलय, ठीक है, यानी विद्युत मोटर का कौन सा भाग? तो विभक्त वलय जो है ये उसमें प्रवाहित धारा की प्रवाह की दिशा को उलट देता है दोस्तों, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए आगे बात करेंगे। आज का लास्ट सवाल दोस्तों 30 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 30 आपके सामने है कि बल्ब के फिलामेंट से क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। उच्च प्रतिरोधकता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। याद रखिए दोस्तों, उच्च प्रतिरोध, ठीक है, यानी उच्च प्रतिरोधकता का प्रयोग करने के लिए दोस्तों मेन रूप से बल्ब के फिलामेंट से क्या प्राप्त करने के लिए? तो उच्च प्रतिरोधकता प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है दोस्तों। बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टंगस्टन फिलामेंट जो होता है दोस्तों ये बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बल्ब के फिलामेंट से क्या प्राप्त करने के लिए? तो उच्च प्रतिरोधकता प्राप्त करने के लिए दोस्तों अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है दोस्तों। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। हमने दोस्तों 30 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों साइंस के, ठीक है दोस्तों। आज अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।